मिड 20वीं सेंचुरी अरब देशों और इजराइल में फ़लस्तीन को लेकर भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, जैसा कि अभी के समय में भी छिड़ा हुआ है। उसी समय लीबिया में एक लड़का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और मोनार्की को ख़त्म करने का सपना अपने मन में लिए बड़ा हो रहा था। तब शायद किसी को कहाँ पता था कि उसका ये सपना उसे दुनिया के डिक्टेटर की पंक्ति में लाकर खड़ा कर देगा। जी हाँ, डिक्टेटर की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे लीबिया के तानाशाह मोहम्मद गद्दाफ़ी की। कैसे गद्दाफ़ी ने तख्ता पलट कर दिया और कैसे ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्रीज़ को लीबिया से खदेड़ दिया। अपने बेहतरीन कामों से कैसे उसने विकास का ऐसा जाल बुना कि लीबिया जैसे गरीब देश को एक ही झटके में उसने पर कैपिटा इनकम के मामले में उसने ब्रिटेन और इटली जैसे डेवलप्ड कंट्रीज से भी आगे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जब आपके पास सत्ता आती है तो उसका नशा भी आपके साथ उसी के साथ चला आता है। ठीक उसी तरह गद्दाफ़ी भी सत्ता के नशा में ऐसा पागल हुआ कि वो कैसे अपने ही देश के लोगों के खून का प्यासा बन गया। सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। गद्दाफ़ी को पूरा समझने के लिए हमें उसके शुरू से उसकी स्टोरी समझने की ज़रूरत है। मोहम्मद गद्दाफ़ी का जन्म 1942 में लीबिया के इलाके कसर अबू हदी में हुआ। उस समय लीबिया इटली के कब्जे में था। गद्दाफ़ी के पिता का काम ऊँट चराने का था, लेकिन इतनी गरीबी होने के बाद भी उसके पिता ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। स्कूल के शुरुआती दिनों से ही गद्दाफ़ी को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो उसने इजिप्ट के प्रेसिडेंट गैमल नासिर की किताब फ़िलॉसफी ऑफ द रेवोल्यूशन नाम की किताब पढ़ी, जिसमें मिलिट्री कू के तरीक़ों को बताया गया था, जिसके कारण ये उसकी फेवरेट बुक बन गई। इसी बीच टीचर्स ने जब गद्दाफ़ी को इतना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में देखा तो उन्होंने सलाह दी कि किसी देश की सत्ता हासिल करने के लिए सेना को अपना हथियार बनाना चाहिए। तब तक गद्दाफ़ी को लीबिया की सत्ता चाहिए थी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गद्दाफ़ी सेना में भर्ती हो गया। उस समय सेना की ट्रेनिंग ब्रिटिशर्स के द्वारा होती थी, पर गद्दाफ़ी ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने इंग्लिश भी सीखने से मना कर दिया और उसने सेना में रहते हुए कई ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी भी की, इसलिए उसे फेल कर दिया गया। जिसके बाद उसने प्रदर्शन किया और एक संस्था बनाई जिसका नाम है फ्री ऑफिसर्स। इसमें कई ऑफिसर्स ने सीक्रेटली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। इसी बीच गद्दाफ़ी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यूके भेजा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को देखकर गद्दाफ़ी को लीबिया को भी ऐसा विकसित देश बनाने का ख्याल आता है और वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके लीबिया लौट आता है। इसी बीच लीबिया में रिवॉल्यूशन का स्टार्ट हो गया। साल 1965 में क्रूड ऑयल की खोज लीबिया में हो गई, जिससे लीबिया की इकोनॉमी की स्थिति सुधरने लगी, पर इसका लाभ वहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा था। ऑयल से आने वाला प्रॉफिट ज़्यादातर वहाँ के राजा या उसके करीबी के पास पहुँचता था। इससे जनता के अंदर काफ़ी गुस्सा था। लेकिन इसी बीच 6 डे वॉर में मिली हार ने लोगों को राजा के खिलाफ खड़ा कर दिया था। राजा इद्रिस के खिलाफ पूरे लीबिया में मोर्चा खोल दिया गया था और अब लीबिया में तख्ता पलट की अफवाहें जोर पकड़ने लगती हैं। इसी समय राजा इद्रिस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए टर्की गए हुए थे। टर्की में मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद वो ग्रीस के एथेंस शहर चले गए और वहाँ पे रहकर उन्हें यह समझ में आने लगा था कि अब उनके हाथ से लीबिया की सत्ता निकल जाएगी। इसलिए अगस्त 1969 को उन्होंने ग्रीस के एथेंस शहर से अपने पद से हटने की बात कही। खबर सुनने के बाद गद्दाफ़ी को अपने बचपन में देखे गए सपने को पूरा करने का सही समय मिल गया। इसलिए 1 सितंबर 1969 को गद्दाफ़ी ने लीबिया की सत्ता हासिल करने के लिए ऑपरेशन जेरूसलम चलाया और 2 घंटे के अंदर ही मिलिट्री ने कू करके लीबिया को अपने अधिकार में ले लिया। तख्ता पलट से लीबिया के लोग अनजान थे कि इस तख्ता पलट के पीछे किस आदमी का हाथ है। फाइनली 7 दिन बाद गद्दाफ़ी ने स्पीच दी, जिसके बाद लोगों को पता चला कि तख्ता पलट का लीडर गद्दाफ़ी है। राजा इदरिस से गुस्साए लोगों ने गद्दाफ़ी का स्वागत किया और उसे एक्सेप्ट कर लिया। सत्ता पर आने के बाद गद्दाफ़ी ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके मोनार्की को हमेशा के लिए लीबिया से ख़त्म कर दिया और लीबियन अरब रिपब्लिक की स्थापना की। अब गद्दाफ़ी लीबिया का सुप्रीम लीडर बन चुका था। गद्दाफ़ी खुद गरीबी से उठकर गद्दी पर बैठा था, इसलिए उसने मिडिल क्लास लोगों को अपनी कैबिनेट में शामिल किया, जिससे गद्दाफ़ी तेज़ी से जनता में पॉपुलर होने लगा। लीबिया की मेनली इकोनॉमी तेल पर डिपेंडेंट थी, इसलिए ऑयल रिसोर्सेज को ठीक करने के लिए उसने कई रिफॉर्म्स किए और इससे होने वाले प्रॉफिट को उसने जनता में बांटना शुरू किया। इसके साथ उसने पुराने ऑयल लॉ में चेंज करके 1969 में एक नए लॉ बनाए और ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए। इसको देखकर ओपेक मेंबर ने भी अपने देशों में ऑयल प्राइस बढ़ा दिए। इससे लीबिया को बहुत फ़ायदा हुआ और उसकी पर कैपिटा इनकम विकसित देशों से भी ज़्यादा हो गई। जहां एक तरफ कई अच्छे डिसीजन लिए,
वहीं दूसरी तरफ गद्दाफी ने कई कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी लिए, जिससे उसने जनता को अपना दुश्मन बना लिया। इससे उसने अरबिक लैंग्वेज को लीबिया की प्रमुख भाषा बना दिया और बाकी भाषाओं को उसने लीबिया में बैन कर दिया। उसने ट्रेडिशनल लीबियन ड्रेसेस को ही केवल पहनने का ऑर्डर दिया। उसने नाइट क्लब में जाना, शराब पीना, चर्च में प्रेयर करना, ये सब बंद करवा दिया। इसके अलावा गद्दाफी ने फॉरेन ट्रेड को गवर्नमेंट मोनोपोली डिक्लेयर कर दिया, जिससे गद्दाफी से बिजनेस क्लास भी नाराज हो गया। आर्मी भी इस समय गद्दाफी से खुश नहीं थी। उस समय पर इंटरनल रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, जिससे आर्मी दबा नहीं पाई, तो आर्मी के लगभग 200 सीनियर ऑफिसर्स को अरेस्ट करवाकर बंद करवा दिया गया। अब गद्दाफी पूरी तरह से तानाशाह बनता जा रहा था। वह पूरी तरह अपने ऑर्डर को मनवाना चाह रहा था। वो अपने विरोधियों को पब्लिकली फांसी देता, ताकि लोग उस मंजर को देखकर कभी भी उसका विरोध न कर पाएं। इस तानाशाही से जनता ही नहीं बल्कि उसके साथी भी उससे नाखुश हो गए थे। गद्दाफी की बढ़ती मनमानी के कारण लीबिया में फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई और लीबिया अब विदेशी लोन तले दब चुका था, जिस कारण वहाँ गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पर पहुँच रहा था। इसी सबके बीच गद्दाफी पर अपने विदेश में रह रहे विरोधियों पर मारने के लिए प्रोफेशनल किलर्स हायर करने का भी आरोप लगा। गद्दाफी पर अमेरिकी प्रेसिडेंट रीगन पर भी अटैक करने का आरोप लगा। इसके बाद अमेरिका ने कई कदम उठाए। अमेरिका ने लीबिया से ऑयल खरीदने पर बैन लगा दिया और अमेरिकी कंपनियां जो कि लीबिया में काम कर रही उन्हें तुरंत काम बंद करने का ऑर्डर दे दिया। इन सब के बावजूद गद्दाफी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपनी तानाशाही और अय्याशी में डूबा हुआ था। गद्दाफी कभी भी फॉरेन ट्रिप पर जाता तो होटल में अपनी चादरें बिछवाता, अपने हेल्थ चेकअप के लिए यूक्रेन से नर्सेस मंगवाता। गद्दाफी इसके अलावा अपनी ट्रिप्स पर अजीब ड्रेसेस पहनता। इसके अलावा वो हर दौरे पर अपनी 30 महिला बॉडीगार्ड के साथ जाता। वो इससे ये दिखाना चाहता था कि वो फीमेल इक्वालिटी का हितैषी है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। इन बॉडीगार्ड के साथ वो यौन शोषण करता था, उन्हें जलील करता था। गद्दाफी को आतंकवाद का दोस्त भी माना जाता था। उसने कई बार अन्य देशों में हो रहे आतंकवाद को बढ़ाने के लिए फंडिंग करने का आरोपी बताया गया। उस पर कई बार बम ब्लास्ट और प्लेन क्रैशेस का आरोप लगा। कई सारे प्लेन विस्फोट का आरोपी गद्दाफी को ही बताया गया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सारे प्लेन विस्फोट के आरोपियों को गद्दाफी लीबिया में शरण दे देता था। इसका एग्जाम्पल था नवंबर 1991 में पैन एम फ्लाइट में हुए विस्फोट के आरोपी लीबिया में थे। जब ब्रिटेन ने लीबिया से उनको ब्रिटेन भेजने की बात कही, तो गद्दाफी ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का हवाला देते हुए इन लोगों को ब्रिटेन सौंपने से मना कर दिया। इन सब के कारण वेस्टर्न कंट्रीज से गद्दाफी ने सीधे तौर पर पंगा ले लिया था और अब गद्दाफी पूरी दुनिया में एक विलन के तौर पर देखा जाता है। 2003 की बात है, सऊदी अरेबिया के प्रिंस अब्दुल्ला से गद्दाफी का पब्लिकली झगड़ा हो जाता है और इसके 2 हफ्ते बाद ही अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला होता है। इसका सीधा दोषी गद्दाफी को ही माना जाता है। अब तक गद्दाफी के बहुत दुश्मन हो चुके थे। उसके केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी दुश्मन हो चुके थे। गद्दाफी के अब हर जगह दुश्मन बढ़ते ही जा रहे थे। लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ अब सीधे आवाज़ उठने लगी थी। विरोधियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब अमेरिका, अरब कंट्रीज और लीबिया की जनता गद्दाफी के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी और ये सब गद्दाफी से छुटकारा पाना चाहते थे। साल 2011 आते आते मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अब काफ़ी कुछ बदल चुका था। लोग अब तानाशाही से तंग आ चुके थे। गरीबी और भुखमरी चरम पर पहुंच चुकी थी। विरोधियों को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही थी और फरवरी 2011 में लोग गद्दाफी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। लोग गद्दाफी की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन गद्दाफी यहाँ पर भी नहीं झुका। उसने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर बमबारी करने का आदेश सेना को दे दिया, जिसके बाद गद्दाफी की तानाशाही खत्म करने की शुरुआत हो चुकी थी। सेना ने कई जगह प्रोटेस्टर्स पर बमबारी और गोलियां चला दी, जिसके बाद सैकड़ों लोग मारे गए। गद्दाफी की इस क्रूरता से कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हो गए। इसी बीच अमेरिका को गद्दाफी के साथ पुराने हिसाब चुकता करने का मौका मिल गया। अमेरिका की मदद से 27 फरवरी 2011 को नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल का गठन हुआ। इस संस्था को गद्दाफी के विरोधी बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेना के एक्स ऑफिसर्स लीड करते हैं। कुछ दिन बाद ही पूरे देश के प्रोटेस्टर्स अब एनटीसी के साथ जुड़कर अब प्रोटेस्ट करने लगे। इसी बीच 31 मार्च 2011 को नाटो की सेना ने लीबिया में नागरिकों को बचाने का हवाला देते हुए एयर स्ट्राइक कर दिया और लीबिया में बने हुए कई सारे एयर बेसेस को तहस नहस कर दिया। अब तक एनटीसी की भी अपनी एक रिबेल फोर्स तैयार हो चुकी थी। एनटीसी की यही रिबेल फोर्स लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ लड़ रही थी
और कुछ ही समय में अब पूरा लीबिया एनटीसी के कंट्रोल में आ गया था। लोगों का बढ़ता गुस्सा देख गद्दाफी अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया और 2 महीने तक उसका कुछ पता नहीं लगा। लेकिन एक दिन गद्दाफी के होम टाउन में एक काफिला गुजरता हुआ दिखाई पड़ा, जिस पर फ्रेंच एयरफोर्स अटैक कर देती है। इसमें ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं और बचे हुए लोग पास बने सीवर पाइप में जाकर छिप जाते हैं। इन लोगों में एक गद्दाफी भी था। थोड़ी ही देर में वहाँ विद्रोही भी आ जाते हैं। जब उन्होंने वहाँ गद्दाफी को छुपा हुआ देखा तो उनका गुस्सा वहाँ बढ़ गया और उन्होंने वहाँ से गद्दाफी को निकाला। गद्दाफी लहूलुहान होकर उस सीवर पाइप से निकला और अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर अब वहाँ उन्हें कोई माफ़ करने वाला नहीं था। प्रोटेस्टर द्वारा पहले तो उन्हें बहुत मारा गया और फिर कई गोलियां मार दी गईं और वहीं गद्दाफी की मौत हो गई। लीबिया पर 42 साल शासन करने वाले गद्दाफी को उनके देश के लोगों ने ही मार दिया और ऐसे अंत हुआ एक और तानाशाह गद्दाफी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।